बूढ़ी अम्मा की जादुई बकरी। बीजापुर नामक गांव में बूढ़ी कौशल्या रहा करती थी। कौशल्या का इस दुनिया में और कोई नहीं था। कौशल्या गांव के सेठ धनिया लाल के यहाँ उनके बकरियों को चराने और उनकी साफ सफाई का काम करती थी, जिसके बदले सेठ धनिया कौशल्या को 2 वक्त का खाना और खाना खाने लायक कुछ पैसे दे देता था। हर रोज की तरह एक सुबह कौशल्या अपने घर से सेठ के घर आती है और बकरियों के पास जाती है। कौशल्या को देखते ही सभी बकरियां मिमियाने लगती हैं। हाँ हाँ, बस अभी सबको खोलती हूँ। तुम सबको भूख लगी है ना? आज तुम सब मेरे साथ दूर पहाड़ी पर चलोगी, जहाँ खूब सारी हरी हरी घास है। कौशल्या सब बकरियों को खोल देती है। तभी एक बकरी जमीन पर बैठी हुई थी। अरे मुनमुन, क्या हुआ तुम्हें? पहाड़ी पर चरने नहीं जाना क्या? कौशल्या मुनमुन पर हाथ फेरती है और देखती है कि उसका पूरा शरीर गर्म था। अरे, तुम तो बीमार हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सेठ जी को बोल देती हूँ, वो तुम्हें वैद्य जी को दिखा लेंगे, ठीक है? कौशल्या सेठ के पास जाती है। तभी कौशल्या को देख सेठ धनिया लाल उस पर चिल्लाता है। अरे, तुम अभी तक यहाँ घूम रही हो? बकरियों को चराने क्यों नहीं गई? सेठ जी, वो मैं बस जा ही रही थी। वो बकरी मुनमुन है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। आप एक बार उसे वैद्य जी को दिखा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। तू जा अपना काम कर। कौशल्या बाकी बकरियों को लेकर पहाड़ी पर जाती है, जहाँ हरी हरी घास थी। सब बकरियां घास खाने लगी, लेकिन कौशल्या को मुनमुन की चिंता सता रही थी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक सेठ ने वैद्य जी को नहीं बुलाया था। तभी कौशल्या बकरियों को लेकर सेठ के घर पहुंचती है, तो सेठ एक आदमी से बात कर रहा था। अरे, ये बकरी अभी बूढ़ी हो गई है और दूध भी नहीं देती। मैं नहीं चाहता कि मैं वैद्य को बुलाकर इस पर खर्चा करूं। तू ऐसा कर, सुबह ही एक कसाई को मेरे पास भेज दे, जो इसे ले जाए। नहीं तो यहाँ पड़े पड़े ये साथ में दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही कसाई से बात करता हूँ, वो सुबह ही आ जाएगा। ये सब कौशल्या सुनती है तो उसे मुनमुन के लिए बहुत बुरा लगता है। मुनमुन बकरी भी कौशल्या को देखकर मिमियाने लगती है, मानो वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही हो। कौशल्या घर जाती है, लेकिन आज वो बहुत परेशान थी। मुझे मुनमुन को कैसे भी करके बचाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह कसाई उसे ले जाकर मार देगा। अगली सुबह कौशल्या सुबह सुबह उठती है और सेठ के घर जाती है और सेठ से प्रार्थना करती है। सेठ जी, वो बीमार बकरी आप मुझे दे दीजिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने तक मैं आपका सारा काम बिना किसी पैसे के करूंगी। सेठ मन ही मन सोचने लगता है, अगर इस बीमार बकरी के बदले ये बुढ़िया 6 महीने तक मेरा मुफ्त में काम करेगी, तब तो मेरा बहुत फायदा होगा। हाँ, वैसे भी इस बीमार बकरी का कसाई भी मुझे क्या ही पैसा देगा। सुन, ठीक है, ले जा इसे, लेकिन याद रखना, अब 6 महीने तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी। कौशल्या मुनमुन को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए कुछ पत्ते डालती है और वैद्य जी से बकरी के लिए कुछ दवाई भी लेती है और उसे मुनमुन को खाने को देती है। मुनमुन, तू अभी यहाँ बैठकर आराम कर। मुझे सेठ की बकरियों को चराने के लिए ले जाना है, फिर कल से तू भी मेरे साथ चल सकती है, ठीक है? अब कौशल्या सेठ की बकरियों को चराने ले जाती है और शाम को घर आती है। कौशल्या को देखते ही मुनमुन मिमियाने लगती है। कौशल्या मुनमुन को हाथ लगाती है तो अभी भी उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मुनमुन को ठीक कर दे। मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा। मैं तेरे लिए ना कुछ पत्ते लेकर आती हूँ। कौशल्या मुनमुन के लिए कुछ पेड़ों की डालियां काट कर लाती है, जो पत्तों से भरी हुई थी। ये ले, इसे खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? लेकिन मुनमुन उन पत्तों की तरफ देखती भी नहीं। कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है।
हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं कुछ लाती हूँ। कौशल्या सुबह का बचा हुआ खाना उस बाबा को दे देती है। बाबा, मेरे पास आज यही है, सुबह का खाना, आप यही खा लीजिए। बाबा वो खाना खाने लगता है और कुछ देर के बाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस भूखे को खाना खिलाया है। कौशल्या उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बकरी मुनमुन पर था। क्या हुआ, आप कुछ चिंतित लग रही हो? क्या बताऊं बाबा, ये मेरी मुनमुन बीमार हो गई है। वैद्य से दवाई भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप चिंता मत करो, आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा उस बकरी के सर पर हाथ फेरता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में मुनमुन वहां रखी डालियों से पत्ते खाने लगती है। ये देखकर कौशल्या को थोड़ी राहत आ जाती है। खा ले, अब तो ठीक है ना? कौशल्या बकरी को हाथ लगाकर देखती है तो अब उसको बुखार नहीं था। बुखार तो उतर गया, शुक्र है भगवान। कौशल्या अंदर जाती है और अपने बर्तन देखती है तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, बस एक सूखी रोटी बची थी। कौशल्या उस सूखी रोटी को अचार और पानी के साथ खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन से मुनमुन एकदम ठीक हो जाती है और दूध भी देने लगती है। अरे, इतने दूध का मैं क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, कुछ दुकान पर बेच दिया करूंगी, कम से कम 2 वक्त के लिए खाने के लिए कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अब कौशल्या बकरी का दूध निकालती है और कुछ बाजार में बेच आती थी और फिर सेठ की बकरियों को चराने जंगल ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन, अरे क्यों कौशल्या, जो तू बूढ़ी बकरी लेकर गई थी वो अभी भी जिंदा है या निकल गई? शुभ शुभ कहो सेठ जी, मेरी मुनमुन तो अब एकदम चुस्त और दुरुस्त हो गई है और दूध भी देती है। उसी के दूध से ही तो मेरा घर चल रहा है। क्या? ठीक है, जा अब अपना काम कर। सेठ गुस्से से वहां से चला जाता है। अरे मैंने इस बुढ़िया को अपनी बकरी बेचकर गलती कर दी, लेकिन अब मुझे अपनी बकरी वापस चाहिए। वो मेरी बकरी है, फिर ये बुढ़िया उससे कैसे मुनाफा कमा सकती है? उस पर तो सिर्फ मेरा हक है। शाम को जब कौशल्या काम खत्म करके अपने घर आने लगती है तो सेठ उससे बोलता है, अरे देख कौशल्या, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। क्या? आपकी बकरी? लेकिन सेठ जी, वो तो मैंने आपसे 4 महीने पहले ही ले ली थी, अब मैं उसको आपको नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी, वो मेरी बकरी है, और अगर तुम्हें चाहिए तो कल मुझे सुबह सुबह 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो वो बकरी मेरी हो जाएगी। क्या? 1 लाख रुपए? लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे सेठ जी? ऐसा मत करो, मेरी मुनमुन को मुझसे मत छीनो। कौशल्या सेठ के पैरों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन लालची सेठ कौशल्या को जोर से लात मार देता है और कौशल्या जमीन पर गिर जाती है। कल सुबह 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, नहीं तो उस बकरी को मैं खुद खोल कर ले जाऊंगा, समझी? कौशल्या रोते हुए अपने घर आती है और मुनमुन को गले लगाकर रोने लगती है। माफ करना मुनमुन, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कल सुबह वो सेठ तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौशल्या जब से सेठ के घर से आई थी, वो मुनमुन के पास बैठकर रो रही थी और वो वहीं सो जाती है। आधी रात को मुनमुन जोर जोर से मिमियाने लगती है। तभी बकरी का मिमियाना सुनकर कौशल्या की आंख खुल जाती है। क्या हुआ मुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तभी कौशल्या देखती है कि मुनमुन के मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे थे। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। कौशल्या मुनमुन को गले से लगा लेती है और उसे बड़ा प्यार करती है। मेरी मुनमुन तो जादुई बकरी है, इसके मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। भगवान, अब सब ठीक हो जाएगा।
अगली सुबह कौशल्या सिक्के बेचकर 1 लाख रुपए सेठ को दे देती है। आखिर इस बुढ़िया के पास इतने रुपए आए कहाँ से? लगता है उस बकरी का दूध बेच बेच कर ये बुढ़िया बहुत अमीर हो गई है। मुझे इसका कुछ करना होगा। दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि बूढ़ी कौशल्या ने सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। अरे जब से कौशल्या ने उस बकरी को अपने पास रखा है वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। सुना है उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। वो बकरी नहीं बल्कि धन का खजाना है। सही कह रहे हो भाई, तभी तो सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। लोगों की बातें सेठ के कानों तक भी पहुंचती है। उसी रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो सेठ कौशल्या के घर जाता है और उस बकरी को खोलता है। ये बकरी अब मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, चलो मेरे साथ। तभी बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर कौशल्या वहां आती है और देखती है कि सेठ बकरी को अपने साथ ले जा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको आपके पूरे पैसे दे दिए हैं, फिर मेरी मुनमुन को आप अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो इसे, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अरे मेरे रास्ते से हट जा, आज ये बकरी मैं लेकर ही जाऊंगा। छोड़ो मेरी मुनमुन को। सेठ कौशल्या को जोर से धक्का मारता है और कौशल्या के सर पर चोट लग जाती है। मर जा यहीं, जा, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, समझी? जैसे ही सेठ बकरी को खींचने लगता है तो वो बकरी एक देवी के रूप में बदल जाती है। दुष्ट, तू इस बकरी को कहीं नहीं ले जा सकता। तेरे जैसे लोग जो बीमार जानवर की सेवा करने के बजाय उसे कसाई के हाथों बेच देते हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। कौशल्या ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए मैंने उसको उसकी सेवा का फल दिया है, लेकिन तुमसे मैं तुम्हारा सारा धन छीनती हूँ। इतना कहते ही सेठ बहुत गरीब बन जाता है और वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और गरीब धनिया भिखारी बनके अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसका घर टूटा फूटा हो चुका था और तिजोरी से सब गहने और पैसे गायब हो चुके थे। हाय हाय, सब बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। दूसरी तरफ कौशल्या अपनी मुनमुन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी किशनपुरा गांव में रहने वाले गरीब किसान गोपी की है। वो बहुत ही नेक दिल का इंसान था, लेकिन लोग उसको बेवकूफ बनाकर अपना सारा काम करवा लिया करते थे। रेखा, मैं खेत में जा रहा हूँ। आज भिंडी के पौधों को पानी लगाना है। फसल को समय पर पानी नहीं मिला तो सारे भिंडी के पौधे सूख जाएंगे। ठीक है जी, आप जाओ, मैं दोपहर का खाना ना खेत में लेकर आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, ऐसा करना, 1 गिलास लस्सी भी साथ में लेकर आना। ऐसा बोलकर गोपी अपने खेत की ओर चल देता है। रास्ते में, अरे ओ गोपी, सुबह सुबह कहाँ भागा जा रहा है? अरे जरा इधर तो आ। जी सेठ जी, क्या हुआ? अरे एक काम तो कर, मेरे आम के बगीचे की सफाई करनी है। अरे जरा उसे साफ कर दे, बहुत घास उगाई है। और हाँ, पेड़ों को थोड़ी खाद भी डाल देना। मालिक, मैं तो अभी अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था। वो भिंडी के पौधे सूख रहे हैं। समय पर पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ सूख जाएंगे। आपको तो मालूम ही है मालिक, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो घर का खर्चा करना भी मुश्किल हो जाता है। अरे एक दिन पानी नहीं देगा तो पेड़ सूख नहीं जाएगा, और वैसे भी तुझे पैसों की क्या जरूरत है? तुझ पर तो माता लक्ष्मी खुद ही मेहरबान हो जाएगी। क्या मतलब मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अरे देख, माता लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास रहती है जो साफ सफाई रखते हैं। तू अगर मेरे बगीचे की अच्छे से साफ सफाई कर देगा तो माता लक्ष्मी तुझसे प्रसन्न हो जाएगी और खुद चलकर तेरे घर आएगी। गोपी मुरारी लाल को खूब अच्छे से जानता था, पर वो उसे मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है और अपनी पूरी मेहनत से मुरारी के बगीचे की साफ सफाई करता है। दूसरी तरफ रेखा दोपहर के समय खाना लेकर अपने खेत में जाती है। जी सुनते हो, मैं खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खाना खा लीजिए। रेखा इधर उधर देखती है।
न जाने कहाँ चले गए। बोलकर तो यही गए थे कि खेत में पानी लगाना है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। रेखा खेत में घूमकर भिंडी का खेत देख रही थी। सच में भिंडी के पौधों को तो अब पानी चाहिए। ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। देखो तो खेत में कैसे सूखा ही सूखा पड़ा है। लगता है आज फिर किसी का काम करने लग गए होंगे। ये ना कभी नहीं सुधरेंगे। आने दो इन्हें आज घर। तभी रेखा देखती है कि पेड़ पर 2 भिंडी लगी हुई थी जो धूप से मुरझा रही थी। अरे ये भिंडी कैसे सूख रही है। इन्हें तोड़कर घर ले जाती हूँ। रेखा खेत में से भिंडी तोड़ लेती है और गुस्से में घर चली जाती है। सुबह से शाम हो गई थी। गोपी ने मुरारी लाल का पूरा बगीचा साफ कर दिया था और सब पौधों को अच्छे से खाद भी डाल दी थी। लो मालिक, आपका काम पूरा हो गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। हे भगवान, मुझे तो भिंडी के पौधों को पानी देना था, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ काम आ जाता है। गोपी अपने खेत में जाता है और वो भिंडी का सूखा खेत देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अभी तो बहुत भूख लगी है। कल सुबह खेत में आता हूँ और कल चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। बस अपना काम करूंगा। कुछ ही देर में गोपी अपने घर पहुंच जाता है। आ गए आप? क्या हुआ, खेत में पानी लग गया क्या? अरे अभी कहाँ, वो तो मैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आज भी आप खेत नहीं गए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी? अब मैं क्या बताऊं रेखा, वो मुरारी लाल को मना भी तो नहीं कर सकता था ना। आखिर आप कब तक लोगों की बातों से बेवकूफ बनते रहेंगे? बताइए ना। लोग हमेशा आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मेहनत वाला काम करवा लेते हैं और आप बदले में उनसे कुछ भी नहीं लेते। ऐसा कब तक चलेगा? अरे मैं क्या करूं, कोई मुझसे कोई काम कहता है तो मैं मना नहीं कर पाता। ऐसे तो हम लोग एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। ये बड़े बड़े लोग कितना फायदा उठाते हैं आपका, और आप बस चुपचाप उनका काम करते रहते हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। एक ना एक दिन मुझे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो बात तो सही है आपकी। भगवान अपने भक्तों की हमेशा सुनता है, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अरे तुम बस भगवान पर यकीन रखो। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा रेखा। लेकिन अभी मैं क्या करूं? घर में खाने को केवल आज रात का ही राशन है। अगर ये भी खत्म हो गया तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे भाग्यवान, कल की चिंता तुम मत करो। मैं कल कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। आप कहते हैं तो ठीक है। मैं भगवान और आपके भरोसे ही जी रही हूँ। अब जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आप बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। रेखा 2 थालियों में खाना डालती है। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। अरे कोई है क्या जो मुझ गरीब की मदद करे? अरे कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। गोपी अम्मा की आवाज सुनकर बाहर आता है। अम्मा, आप अंदर आइए ना। गोपी और उसकी पत्नी अम्मा को खाना खिलाते हैं। अम्मा कुछ ही पल में सारी थाली को खाली कर देती है। अम्मा, और कुछ चाहिए क्या? हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है। अम्मा उनका सारा खाना खा लेती है। उसके बाद अम्मा देखती है कि घर में उनके खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। बेटा, तूने सब कुछ तो मुझे खिला दिया, और तू और तेरी बीवी अब क्या खाएंगे? कोई बात नहीं अम्मा, अतिथि तो भगवान के समान होता है, तो पहले भगवान को भोजन कराना चाहिए। और वैसे भी हम तो कुछ भी खाकर काम चला लेंगे। आपका पेट भर गया, यही हमारे लिए बहुत है। तुम्हारी ऐसी सेवा भक्ति देखकर तो मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आजकल भला कौन किसी भूखे को खाना खिलाता है। तुम लोग धन्य हो। कल सुबह अपने भिंडी के खेत को पानी लगा देना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, आपको कैसे पता कि मैंने भिंडी के पौधे लगाए हैं? अम्मा कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाती है। कहीं अम्मा ने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली थी? पता नहीं, हो भी सकता है। रेखा बाहर जाती है। वो देखती है कि बाहर कोई नहीं था। अरे, अभी तो यहीं थी अम्मा, ये अचानक कहाँ चली गई?
उसके बाद रेखा खेत से लाई भिंडी को पकाती है और उसी को खाकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह गोपी जल्दी उठकर खेत में जाता है। खेत में जाते ही वो बहुत खुश होता है। अरे, ये मेरे खेत में भिंडी की फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। देखो, एक ही पौधे पर कितनी सारी भिंडी लगी है। गोपी बहुत सारी भिंडी तोड़ता है। उसके बाद वो खेत में पानी लगा देता है। कुछ देर के बाद रेखा भी खेत में आती है और वो खेत को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या जी, कल तो भिंडी के छोटे छोटे पौधे थे और इनमें भिंडी भी नहीं आई थी, और आज देखो पूरा खेत हरी हरी भिंडियों से भरा पड़ा है और इन पर कितनी सारी भिंडी आई है। कल तक यहाँ एक भी भिंडी नहीं थी। हाँ रेखा, तुम मेरे साथ इधर आओ। गोपी रेखा का हाथ पकड़कर उसे खेत के दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ उसने भिंडी तोड़कर भिंडियों का ढेर लगाया हुआ था। देखो, मैं कितनी सारी भिंडी तोड़ भी चुका हूँ, फिर भी पौधे भिंडी से भरे हुए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा रेखा। हाँ जी, बिल्कुल सच। सुनो जी, ये तो सच में कमाल हो गया है ना, हमारे खेत में एक ही रात में इतनी सारी भिंडियाँ। रेखा, वो जो कल अम्मा हमारे घर आई थी ना, कहीं उन्होंने कुछ जादू तो नहीं किया? हाँ जी, हो सकता है। वो कल बोल रही थी कि भिंडी के खेत में पानी लगा देना। उसके बाद दोनों मिलकर खेत में पानी लगाते हैं और गोपी सारी भिंडी भरकर बाजार में बेचने जाता है। वहाँ उसे भिंडी के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। गोपी आते समय घर के लिए बहुत सारा राशन लेता है और बाकी पैसे रेखा को देता है। लगता है जी, भगवान ने आपकी सुन ली, इसलिए ये सब हो रहा है। फिर दोनों रात को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जय हो माता रानी। मैं कोई और नहीं बल्कि धरती माता हूँ, जो भेष बदल कर तुम्हारे घर आई थी। धरती माता को देखकर गोपी उन्हें प्रणाम करता है। मैं तुम दोनों के स्वभाव से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों बहुत नेक दिल के हो। खुद के पास भोजन न होते हुए भी तुमने एक अनजान को अपना खाना दिया, इसलिए मैं तुम्हारी फसल को जादुई भिंडी में बदल चुकी हूँ। अब तुम्हारी फसल कभी खत्म नहीं होगी। तुम जितनी फसल तोड़ोगे उतनी ही और बढ़ेगी। आपने हमें दर्शन दिए, हम तो वैसे ही धन्य हो गए माँ। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ माँ। मैं खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है और ना ही इतना धन है कि मैं खेती करके बीज या खाद की व्यवस्था कर सकूं। मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं खेती करके इतना कमा सकूं ताकि मैं भूखा ना रहूं और ना ही कोई मेरे घर से भूखा जाए। ये सुनकर धरती माँ बहुत खुश होती है। आज से तुम्हारे घर से कोई खाली नहीं जाएगा। ये जादुई भिंडी तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगी। लेकिन याद रखना, तुम कभी भी लालच नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहते ही वो रोशनी वहां से गायब हो जाती है और गोपी की नींद खुल जाती है। जय हो धरती माता की। गोपी की आवाज सुनकर रेखा भी उठ जाती है। क्या हुआ जी, आप क्यों बड़बड़ा रहे थे? कोई सपना देखा क्या आपने? गोपी सारी बात रेखा को बताता है और रेखा भी हाथ जोड़कर धरती माँ का धन्यवाद करती है। अब हर रोज गोपी खेत से भिंडी तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचता और अच्छे पैसे कमाता। कुछ ही समय में गोपी के पास अच्छे पैसे जमा हो गए, जिससे वो गांव में और जमीन खरीदता है और गांव वालों की मदद करता है। अब पूरे गांव में गोपी के चर्चे होने लगे। अरे, हमारे गोपी से अच्छा और कोई खेती नहीं कर सकता। न जाने वो खेतों में क्या डालता है। इस बार उसकी भिंडी की फसल इतनी अच्छी हुई है कि पूछो मत। अरे हाँ, उसकी भिंडी की फसल से ही तो उसने गांव में और जमीन खरीद ली है। मैंने तो सुना है वो लोगों को बिना ब्याज पर पैसे भी देता है। हाँ भाई, बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है वो। ये सारी बातें मुरारी लाल सुन लेता है। अरे, ये दो कौड़ी का गोपी अब मुझसे पंगा लेगा। आखिर ऐसा क्या है इसकी भिंडी की फसल में जो ये इतना मशहूर और अमीर हो गया है? इसे तो मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद मुरारी अपने 2 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे में गोपी के खेत में जाता है। सुनो,
इसके खेत में एक भी भिंडी का पौधा नहीं बचना चाहिए। पूरा खेत बर्बाद कर दो। जी मालिक, अभी कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों आदमी खेत में जाने लगते हैं, खेत में शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। अरे शेर! अरे भागो भैया, यहाँ तो शेर है। दोनों आदमी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे मेरा काम तो कर दो। वो दोनों पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और मुरारी लाल अकेला ही वहां रह जाता है। अरे भाग गए डरपोक कहीं के। लगता है इसकी भिंडी का सर्वनाश मेरे ही हाथों लिखा है। सेठ जैसे ही हसुआ लेकर खेत में जाने लगता है, तभी शेर दहाड़ता हुआ मुरारी लाल के सामने आ जाता है। अरे शेर, अरे मुझे बचाओ, कोई है? और मुरारी लाल शेर को देखकर वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। अगली सुबह जब गोपी कुछ आदमियों को लेकर अपने खेत में आता है, तो वो देखता है कि मुरारी लाल उसके खेत में बेहोश पड़ा था। अरे सेठ जी, आपको क्या हुआ और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे शेर, शेर, अरे वो मुझे खा जाएगा। शेर? पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है मालिक होश में नहीं है। और गोपी कुछ और आदमी मुरारी को उसके घर छोड़ाते हैं। हे भगवान, बाल बाल बच गया, नहीं तो वो शेर मुझे कच्चा ही चबा जाता। उसके बाद मुरारी लाल गोपी के खेत में तो क्या, उसके खेतों के आसपास भी नहीं जाता था। इधर जादुई भिंडी की वजह से गोपी और अमीर हो गया था। फिर वो दोनों मिलकर गरीब लोगों के लिए खेती करना आसान बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें जादुई भिंडी के बीज देते हैं। अब उनके गांव का बहुत अच्छे से विकास होने लगता है और गोपी धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है।